ध्यातव्य है कि वर्ष 2018 में यूनेस्को ने सिक्किम स्थित कंचनजंगा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र को संरक्षित जैवमंडलों के विश्व नेटवर्क में शामिल कर लिया है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उसे संरक्षण प्रदान किया जाता है। भारतीय समुद्री विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप हैं। प्रवाल भित्ति क्षेत्रों में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फ्रीजिंग प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ तथा लक्षद्वीप में एटॉल प्रकार की प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती हैं। प्रवाल विभंजन समुद्री तापन और अम्लता में वृद्धि तथा वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवालों का मोचन और प्रवालों की मृत्यु तथा दोनों घटित होते हैं। ध्यातव्य है कि सुंदर वन मैंग्रोव वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन: निम्नलिखित में से कौन सी जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है? ए जैवमंडल रिजर्व या बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क या डी जंगली जंतु अभयारण्य। तो जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है जैवमंडल रिजर्व। जैव विविधता के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति जैवमंडल रिजर्व है। जैवमंडल रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य प्राकृतिक एवं अर्धप्राकृतिक भूमि पर स्वस्थानीय जैव विविधता का संरक्षण करना है। ध्यातव्य है कि जैव विविधता संरक्षण के लिए स्वस्थानीय व बाह्य स्थानीय तकनीक अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति नहीं है? जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय पार्क या डी वन्य प्राणी अभयारण्य। तो इन वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थान पद्धति वानस्पतिक उद्यान नहीं है, बाकी जैवमंडल रिजर्व, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य ये तीनों हैं। वन्यजीव संरक्षण हेतु वानस्पतिक उद्यान स्वस्थानीय पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है, जबकि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय पार्क और वन्य प्राणी अभयारण्य इसके अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। इन सीटू संरक्षण, एक्सटीटू संरक्षण जिन पुल द्वारा उपरोक्त में से कोई नहीं। राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है इन सीटू संरक्षण द्वारा। राष्ट्रीय उद्यानों तथा वन्यजीव अभयारण्यों में इन सीटू संरक्षण द्वारा आनुवंशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। जब किसी वनस्पति या जीवों का संरक्षण उनके मूल प्राकृतिक स्थान क्षेत्र में किया जाता है तो इसे इन सीटू संरक्षण कहते हैं, जबकि उन्हें कहीं दूसरे स्थान पर संरक्षित किया जाता है तो उसे एक्स सीटू संरक्षण कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थान संरक्षण रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैवमंडल आगार, वनस्पतिक बाग, राष्ट्रीय उद्यान या पवित्र उपवन। वनस्पतिक बाग नहीं है। जीवों को उनके प्राकृतिक स्थान आवास में संरक्षण स्वस्थान संरक्षण कहलाता है। जीन बैंक, उत्तक संवर्धन केंद्र, वानस्पतिक उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम आदि बाह्य स्थान एक्स-सीटू कहलाते हैं। निम्न में से क्रायो बैंक एक्स-सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? ये होती है नाइट्रोजन गैस एक्स-सीटू संरक्षण के लिए। एक्स-सीटू संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वनस्पतियों एवं जानवरों की विलुप्त प्राणी प्रजातियों की संरक्षण उसके प्राकृतिक आवासों से पृथक किया जाता है। एक्स-सीटू संरक्षण के तहत जीवित शुक्राणुओं, अंडों तथा भ्रूणों के नमूनों की अत्यंत कम ताप पर द्रवित नाइट्रोजन में संरक्षण किया जाता है।
जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है? ए. जैवमंडल रिजर्व वानस्पतिक उद्यान। सी. राष्ट्रीय उपवन या वन्य जीव अभयारण्य। तो बायोस्फीयर रिजर्व जीवमंडल निचय सबसे महत्वपूर्ण है। जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना करने में निहित है। एक जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मानव भी व्यवस्था का अभिन्न अंग होता है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र हैं घास स्थल के, कृषि उत्पादन के, वायुमंडलीय संतुलन की या आनुवंशिक विभिन्नता के। तो जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है आनुवंशिक विभिन्नता के। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र आनुवंशिक विभिन्नता से संबंधित होते हैं। इनमें जीवों की आनुवंशिकता को बनाए रखने के लिए उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता है। निम्न में से कौन सा एक प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? ए. सागरीय प्रदूषण। बी. सागरों की लवणता में वृद्धि या सागरीय जल के सामान्य तापमान क्रम में वृद्धि या रोगों एवं महामारियों का फैलना। तो प्रवाल विरंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक सागरीय जल के सामान्य तापक्रम में वृद्धि से है। प्रवाली विरंजन समुद्री तापमान और अम्लता में वृद्धि, वैश्विक ऊष्मन सहित पर्यावरण दबाव के कारण होता है, जिससे सहजीवी शैवाल का मोचन और प्रवालों की मृत्यु दोनों घटित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? वैश्वीय ऊष्मन। वैश्वीय ऊष्मन या तापमान में वृद्धि प्रवालीय का महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से किनमें प्रवाल भित्तियाँ हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी या सुंदरवन। तो सुंदरवन में वन जीव क्षेत्र पाए जाते हैं। वन क्षेत्र पहला, दूसरा, तीसरा सही है। अंडमान और निकोबार, कच्छ की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी। ऑप्शन ए 1, 2 और 3। भारतीय सामुद्रिक विज्ञान संस्थान के अनुसार भारत में प्रवाल भित्ति वाले 4 प्रमुख क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और लक्षद्वीप हैं। जैव विविधता के उपयोग। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता के अन्य कई उपयोग हैं। नई फसलें, उन्नत किस्म की फसलें, भोजन व उन्नत किस्मों का स्रोत, दवाएं एवं औषधियाँ, कुनैन, टेक्सॉल, बोटोनोमोकिकल्स, मार्फिन। जैव विविधता के उपयोग। प्राकृतिक संतुलन, पारितंत्र सेवाएं, सांस्कृतिक लाभ, सौंदर्यप्रद लाभ। पारितंत्र सेवाएं में अपशिष्ट का पुनर्चक्रण, जल संरक्षण, मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, पोषण चक्रण, सस्य चक्रण, जलवायु नियंत्रण। सांस्कृतिक लाभ, धार्मिक विश्वास, राष्ट्रीय गौरव, सौंदर्यप्रद लाभ, पर्यटन, पालतू जानवर, साहित्य रचना। जैव विविधता निम्नलिखित माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। ए. मृदा निर्माण। बी. मृदा अपरदन की रोकथाम। सी. अपशिष्ट का पुनर्चक्रण। चौथा, सस्य परागण। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ये चारों सही हैं। मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण। जैव विविधता मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। जैव विविधता मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम, अपशिष्ट का पुनर्चक्रण और सस्य परागण द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है। आयुसीएन। आयुसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का अधिकार दर्जा प्राप्त है। प्रकृति एवं
प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण क्षेत्र द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु पक्षियों जातियों की सूचियाँ सम्मिलित की जाती है। अतः विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। प्रकृति संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार किसी प्रजाति को तब विलुप्तप्राय माना जाता है जब वह प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से देखी न गई हो। IUCN सूची के कई लाभ होते हैं। जैव विविधता के महत्व के विषय में जागरूकता उत्पन्न करना, संकटापन्न प्रजातियों की पहचान व उनका अभिलेखन, स्थानीय स्तर पर संरक्षण कार्यों का निर्देशन, जैव विविधता ह्रास की लिखित सूची का निर्माण, ये IUCN सूची के लाभ हैं। वर्ष 2012 में IUCN द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा बुक जारी की गई, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस सूची में स्वर्ण चिड़िया या महान भारतीय सारंग, साइबेरियन सारस और स्लेटी टिटहरी अति संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पंडा संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN तथा वन्य प्रजाति जात एवं वनस्पति जात की संकटस्पन्न स्पीशीज के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फौना फ्लोरा साइट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, IUCN संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग है तथा साइट्स सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है। दूसरा, IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व में हजारों क्षेत्र परियोजनाएं चलाता है। सी, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबदकर है जो इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता है। नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन बी 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है और साइट सरकारों के बीच अंतर्राष्ट्रीय करार है, ये गलत है क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो संरक्षण एवं जो प्रकृति संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधनों के तहत प्रयोग के क्षेत्र में कार्यरत है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा में पर्यवेक्षक का आधिकारिक दर्जा प्राप्त है। अतः कथन 1 असत्य है जबकि 2 और 3 सत्य है। प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में निम्नलिखित सूची सम्मिलित की जाती है। पहला, जीव विविधता के प्रखर स्थलों में विद्यमान स्थानिक पौधे और पशु जातियों की सूची, संकटापन्न पौधों और पशु जातियों की सूची। या तीसरा, विभिन्न देशों में प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण हेतु संरक्षित स्थलों की सूची। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। तो यह ऑप्शन 2 सही है। संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूची। रेड डाटा बुक्स बस यही करता है। प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक्स में विलुप्ति के कगार पर खड़े संकटग्रस्त पौधों और पशु जातियों की सूचियाँ सम्मिलित की जाती हैं। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट से संबंधित संगठन है तो है IUCN।
रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? यह IUCN के द्वारा। रेड डाटा बुक का प्रकाशन IUCN द्वारा किया जाता है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑन नेचर, इसके तहत उन प्रजातियों को रखा जाता है जिन पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा हो। यह 1964 में स्थापना किया गया था IUCN का। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता होती है रेड डाटा बुक में। विलुप्त होने वाली प्रजातियों की सूचीबद्धता रेड डाटा बुक में होती है। रेड डाटा बुक का संबंध है विलुप्तता के संकट से ग्रस्त जीव जंतुओं से। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटा स्तन प्रजातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? तो महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा ये संकटापन जातियों के संवर्ग में आते हैं। इन्हें ऐसे ही याद कर लीजिएगा। जून 2012 में IUCN द्वारा वर्ष 2012 की संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड डाटा सूची जारी की गई है, जिसमें भारत में पाई जाने वाली पक्षियों की 15 प्रजातियों को अति संकटग्रस्त श्रेणियों में शामिल किया गया है। इस श्रेणी में 3 सोन चिड़िया, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, साइबेरियन सारस और सलेटी टिटहरी, सोशलेबल लॉपिंग आदि संकटग्रस्त श्रेणी में, कस्तूरी मृग संकटग्रस्त श्रेणी में और एशियाई वन्य गधा संकट के नज़दीक श्रेणी में, जबकि लाल पंडा संकटग्रस्त श्रेणी में सम्मिलित है। निम्नलिखित भारतीय पक्षियों में कौन सा अत्यधिक संकटापन्न किस्म है? ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जो अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी गई है? तो वह 50 वर्षों से अधिक नहीं देखी गई है। तो प्रकृति संरक्षण हेतु IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की परिभाषा के अनुसार यदि किसी प्रजाति को जब विलुप्त माना जाता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में 50 वर्षों से न देखी गई हो। जैव विविधता एवं संकटापन्न जातियाँ पर्यावरण में प्राकृतिक एवं मानवीय कारकों की वजह से विभिन्न जातियों पर संकट उत्पन्न होते रहते हैं। इससे उनकी संख्या कम होती रहती है। पिछले 10 वर्षों में गिद्धों की संख्या में एक गिरावट आई है। वर्ष 2003 में पैराग्रीन फंड नामक एक गैर सरकारी संस्था और कुछ अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों ने पाकिस्तान में इसके लिए उत्तरदायी कारक को खोज लिया है। डिक्लोफिनेक सोडियम एक साधारण सी दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग किसानों द्वारा पशुओं के लिए दर्द निवारक के रूप में बुखार के इलाज में किया जाता है। दरअसल यह जब डिक्लोफिनेक सोडियम के उपयोग से पशु मर जाता है। इसे बाकी अब नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।